आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर 10 परिवहन तथा संचार। इसका यह पार्ट 2 है। इसमें हम रेल परिवहन के बारे में देखते हैं। तो भारतीय रेल की स्थापना 1853 ईस्वी में हुआ था। 32 किलोमीटर लंबी थी वह रेल सड़क, जो मुंबई यानी कि पहले बम्बई था, मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। भारतीय रेल सरकार का विशालतम उद्यम है। भारतीय रेल सरकार का विशालतम उद्यम है। जो रेल है वह भारतीय रेल की कुल लंबाई जो 136 किलोमीटर है 31 मार्च 2015 के अनुसार। भारतीय रेल को 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। जो भारतीय रेल है उसे 16 मंडलों में बांटा गया है। वह 16 मंडल यहाँ दिया गया है इस टेबल में। देखिए, रेल मंडल है और मुख्यालय। तो सेंट्रल जो है वह मुंबई में है, और ईस्टर्न जो है वह कोलकाता में है उसका मुख्यालय, और ईस्ट सेंट्रल का हाजीपुर में, ईस्ट कोस्ट का भुवनेश्वर में, नार्दर्न का नई दिल्ली में, नॉर्थ सेंट्रल का इलाहाबाद में, नॉर्थ ईस्टर्न का गोरखपुर में, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का मालीगांव में जो गुवाहाटी में है, और नॉर्थ वेस्टर्न का जयपुर में है, और सर्दर्न का चेन्नई में है, और साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद है, और साउथ ईस्टर्न का कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल का बिलासपुर, साउथ वेस्टर्न का हुबली, वेस्टर्न का है मुंबई चर्चगेट, और वेस्ट सेंट्रल का है जबलपुर। यह 16 मंडल में बांटा गया है। अगला टॉपिक है कोंकण रेलवे। तो 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण किया गया, और यह 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग महाराष्ट्र में रोका को कर्नाटक के मंगलौर से जोड़ता है। जो यह रेल मार्ग है कोंकण, वह महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलौर से यानी कि रोहा और मंगलौर को जोड़ता है। अभियांत्रिकी का एक अनूठा चमत्कार माना जाता है कोंकण रेलवे को। यह रेल मार्ग 146 नदियों व धाराओं तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। कोंकण रेलवे इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर की सुरंग भी है, जो एशिया में सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य भागीदारी है। इस कोंकण रेलवे के निर्माण में कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र की भागीदारी मानी जाती है। अगला है भारतीय कोंकण रेलवे की विशेषताएं। तो यह रेल मार्ग जो है सो रोहा और कर्नाटक के मंगलौर से जोड़ता है। यह 760 किलोमीटर लंबा है। यह रेल मार्ग 146 नदियों व धाराओं तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर वाली सुरंग भी बनी हुई है। इस परियोजना में कर्नाटक, गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य शामिल हैं। अगला टॉपिक है रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल, यानी कि पटरी के चौड़ाई के आधार पर रेल को कितने भागों में बांटा गया है भारत में। तो पहला है बड़ी लाइन। यह 1.616 मीटर चौड़ा होता है। इसकी कुल लंबाई जो है सो 2016 में 60,510 किलोमीटर थी। दूसरा है मीटर लाइन। मीटर लाइन यानी कि मीटर से पता चल रहा है कि यह 1 मीटर चौड़ा होता है। इसकी कुल लंबाई जो भारत में है वह 2016 के अनुसार 3880 किलोमीटर था। तीसरा है छोटी लाइन। तो यह 0.762 मीटर या फिर 0.610 मीटर चौड़ा होता है। इसकी कुल लंबाई 2016 के अनुसार 2297 किलोमीटर है। यह प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित है। जो छोटी लाइन जो है सो वाष्प चालित इंजनों के स्थान पर डीजल और विद्युत इंजनों को लाया गया है छोटी लाइन में। मेट्रो रेल ने कोलकाता और दिल्ली में नगरीय परिवहन व्यवस्था को क्रांति ला दी है, यानी कि दिल्ली और कोलकाता में मेट्रो रेल जो है उसका प्रारंभ हुआ है छोटी लाइन में। अगला टॉपिक है भारतीय रेल की मुख्य समस्याएं। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेत के टिब्बे के कारण तथा वन प्रदेश व दलदली क्षेत्रों में
रेल मार्ग में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वहाँ रेल मार्ग नहीं बनाए जा सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पर तथा नदियों पर पुल बनाना अत्यधिक खर्चीला हो जाता है और पहाड़ों को काटने में दिक्कत होती है, और नदियों पर पुल बनाना। भारत रेलवे का पुराना जो है सो संरचनात्मक ढांचा भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगला टॉपिक है देश की प्रगति में रेलवे का गहन योगदान। तो भारतीय रेल जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। देश के आर्थिक विकास में इसका अत्यधिक योगदान है। पहला जो है सो रेलों द्वारा कोयला सबसे अधिक ढोया जाता है। इसके अधिक भारी कच्चे माल की ढुलाई भी रेल द्वारा होती है। रेल तैयार माल को भी विभिन्न बाजारों तक पहुंचाती है। विदेशों से आयातित माल को आंतरिक भागों के बाजारों तक भी रेल पहुंचाती है। इस प्रकार रेल यात्रियों को व माल को भारी संख्या में दूर दराज के स्थानों तक ले जाती है, और साथ ही कृषि व उद्योगों के विकास की गति को तेज कर देश के आर्थिक विकास में भी आवश्यक योगदान देती है। अगला टॉपिक है जल परिवहन। तो जल परिवहन भारी और भारी सामग्री के साथ साथ यात्री सेवाओं के लिए परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह परिवहन का ईंधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल होता है। इसमें ईंधन की बचत होती है और पर्यावरण के अनुकूल होता है। जल परिवहन के प्रकार। तो जल परिवहन दो प्रकार का होता है। पहला अंतःस्थलीय जलमार्ग और दूसरा महासागरीय जलमार्ग। अब देखते हैं अंतःस्थलीय जलमार्ग। तो भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग नौकायान है। परिवहन में लगभग 1% इसका योगदान होता है। जल परिवहन के अंतर्गत नदियाँ, नहरें, पश्चजल तथा संकरी खाड़ियाँ आदि आती हैं। वर्तमान में 5,685 किलोमीटर प्रमुख नदी जलमार्ग चपटे तल वाले व्यापारिक जलपोतों द्वारा नौकायान योग्य हैं। जल जो कडल का अंतःस्थलीय जलमार्गों में अपना एक विशिष्ट महत्व है। परिवहन का सस्ता साधन है अंतःस्थलीय जलमार्ग। दूसरा है महासागरीय मार्ग। तो द्वीपों सहित लगभग 7517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है भारत में। 12 प्रमुख तथा 185 गौण पत्तन है भारत में। भार के अनुसार लगभग 95% तथा मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों द्वारा होता है। अगला टॉपिक है वायु परिवहन। तो एयर ट्रांसपोर्ट माल और यात्रियों की सबसे तेज आवाजाही को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की सुविधा देता है। यह लंबी दूरी और उन क्षेत्रों के लिए अच्छा है जिनमें असमान इलाके और जलवायु स्थितियाँ होती है। भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत जो है 1911 में इलाहाबाद से नायर के लिए थोड़ी दूरी 10 किलोमीटर के हवाई जहाज संचालन से हुई थी। भारतीय वायु अंतरिक्ष में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात और वैमानिकी संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जिम्मेदार है। अब यह रक्षा हवाई क्षेत्रों में 11 अंतर्राष्ट्रीय, 86 घरेलू और 29 सिविल एन्क्लेव सहित 126 हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है। भारत में हवाई परिवहन का प्रबंधन करने वाले दो निगम एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस है। दोनों निगमों का 1953 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब कई निजी कंपनियों ने भी यात्री सेवाएं शुरू कर दी हैं। भारत में वायु परिवहन का प्रबंधन जो है सो एयर इंडिया द्वारा किया जाता है, और एयर इंडिया यात्रियों और नौभार यातायात दोनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा उपलब्ध कराता है। अगला टॉपिक है पवन हंस। तो एक हेलीकॉप्टर सेवा है पवन हंस, जो पर्वतीय क्षेत्रों में सेवारत है और उत्तर पूर्व सेक्टरों में व्यापक रूप से पर्यटकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है।
पवन हंस लिमिटेड मुख्यतः पेट्रोलियम सेक्टरों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। अगला टॉपिक है इंडियन एयरलाइंस का इतिहास। तो 1911 में भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच की गई थी। 1947 में वायु परिवहन मुख्यतः 4 प्रमुख कंपनियां इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया तथा दक्कन एयरवेज द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। 1951 में जो 4 और कंपनियां भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया तथा कोलिंगा एयरलाइंस इस सेवा में शामिल हुई। 1953 में जो है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करके 2 निगम एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइंस का गठन किया गया। अब इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय हो गया।